हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम पीसी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों के बारे में। आखिर ये क्या होते हैं, कितने प्रकार की अलग अलग भित्तियां पाई जाती हैं, इन सभी के बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कोरल और कोरल रिफ्स की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्लास को स्टार्ट करें तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रवाल क्या है, प्रवाल किसे कहा जाता है, इस पर हम आते हैं यहाँ पर। तो प्रवाल जो होता है यानी कि इसका एको नाम है मूंगा, याद रखिएगा। यह सिलेंट्रेटा संघ का एक समुद्री जीव है। ठीक है, इसे प्रवाल भी कहा जाता है, मूंगा भी कहा जाता है और इसका एको नाम है पोलिप। ठीक है, ये तीनों इसी के नाम है। यह क्या है, तो प्रवाल एक सिलेंट्रेटा संघ यानी कि जंतु जगत का एक संघ होता है। ठीक है, तो उस पूरे एक समूह में यह सम्मिलित किया जाता है जिसका नाम क्या है, प्रवाल। तो प्रवाल एक समुद्री जीव होता है। कौन सी संघ से बिलोंग करता है, तो सिलेंट्रेटा संघ से, और यह एक क्या है, समुद्री जीव है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज आप इसमें देख पाएंगे। यह एक प्रवाल जीव का जो है फोटो है, परंतु यहाँ पर ये जो प्रवाल या मूंगा पाए जाते हैं यह बहुत ही सूक्ष्म जो है जीव होते हैं। यह एक के ऊपर एक इस प्रकार से जो है मिलकर बहुत सारे जो समूह बनाते हैं, तब यहाँ पर इस प्रकार की आकृति हमें जो है उभर कर आती है। तो ये एक समुद्र के अंदर जो है एक अलग ही अंतःस्थलाकृति होती है जो हमें दिखाई देती है। अब जो प्रवाल होते हैं यह उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, तो मूंगा क्या है, यह उष्णकटिबंधीय महासागर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो अर्थ का इक्वेटर से लगाकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला पूरा एरिया होता है, इसमें जो मौजूद जितने भी महासागर है, समुद्र है, उसमें उन महासागरों में ये जो है प्रवाल या मूंगा पाए जाते हैं। अब इसके पाने की भी जो है कुछ कंडीशंस होती हैं कि इसी रीजन में, ठीक है, यह याद रखिएगा कि यहाँ पर एक इसका कारण है कि इन्हीं रीजन्स में यानी कि 0 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के जो रीजन है पूरा इस एरिया, इसी में आपको ये प्रवाल मूंगा जीव आपको महासागरों में या समुद्रों में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक स्थान पर क्या होता है कि असंख्य मूंगे रहते हैं, यानी कि एक ही जो है स्थान पर जो समुद्र का एरिया है आंतरिक हिस्सा, उसमें बहुत सारे जो है मूंगे एक के ऊपर एक या फिर आसपास जो है इकट्ठा होकर रहते हैं जो चूने पर निर्वाह करते हैं। यह याद रखिएगा, जो मूंगा होता है या प्रवाल जो होते हैं वह चूना प्रधान चट्टानें होती हैं। इसमें ये चूने से मिलकर, जिसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इससे मिलकर जो है यह बने होते हैं, मुख्यतः चूना। ठीक है, चूने से याद रखिएगा, चूने से मिलकर यह इनका निर्माण होता है तथा चारों ओर जो है इनके चूने का जो है एक खोल यानी कि एक हम कहें कि इनका जो शरीर होता है वह चूने से मिलकर ही जो है बना होता है। ठीक है, तो इनका याद रखिएगा चूने से इनका कनेक्शन है, पूरी तरीके से ये चूने से जो है निर्मित होते हैं। और यह एक सिलेंट्रेटा संघ का समुद्री जीव है जो कहाँ मिलेगा आपको, अर्थ के उष्णकटिबंधीय एरिया यानी कि 0 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ एरिया में ही आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो मूंगा जो है वह एक समुद्री जीव है जिसे हम प्रवाल या पोलिप भी कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर प्रवाल भित्ति की। प्रवाल भित्ति क्या होती है, तो ये प्रवाल, अब यहाँ पर याद रखिएगा हमने प्रवाल की बात कर चुके हैं कि प्रवाल एक जीव है, परंतु प्रवाल से अगर, इस जीव से अगर मिलकर कोई भित्ति का आप सामान्य अर्थ निकालेंगे किसी दीवार से, ठीक है, जिस प्रकार से आपने दीवार को देखा है उसी का अर्थ आप निकालेंगे भित्ति। ठीक है, तो भित्ति यानी दीवार होता है। तो अब यहाँ पर प्रवाल जो जीव है इसके कारण एक दीवार का जो है निर्माण हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। तो किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, यहाँ पर हम समझते हैं इसको कि जो मूंगा होता है, यह मूंगा जीव क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, सभी जो जीव होते हैं वह किसी न किसी जो है टाइम पीरियड में या किसी समय पर उनकी मृत्यु होती है। तो ये जो मूंगा जीव होता है एक समुद्री जीव, यह क्या हो जाता है, मर जाता है। तो उसके खोल के ऊपर, ठीक है, यानी कि उसके जो शरीर होता है उसी के ऊपर क्या होता है, दूसरा मूंगा, ठीक है, दूसरा जो प्रवाल है वह क्या हो जाता है, अपनी खोल यानी अपना जो घर है वह इस पर बनाने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन समझिएगा
कि एक मूंगा जो जीव है उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह उसी स्थान पर जो है उसका शरीर पड़ा रहता है, उसी शरीर के ऊपर जो है क्या कर लेता है, दूसरा प्रवाल या दूसरा मूंगा जो है जीव वह अपना घर, ठीक है, उसी पर जो है क्रिएट कर लेता है और वहीं पर उसके ऊपर रहने लग जाता है। ठीक है, इस क्रिया के कारण, ठीक है, लंबे समय के बाद अब यहाँ पर क्या होगा कि एक के बाद एक उसके ऊपर जो है जीव इसी प्रकार से जो मूंगा जीव है वह मरते जाएंगे, अपना घर बनाते जाएंगे और फिर वह भी वापस मरते जाएंगे। इस प्रकार से जब यह क्रिया बार बार हमारे जो है समुद्र के अंत स्थल वाले एरिया में घटित होती रहती है इसी मूंगा जीव की घटना के फलस्वरूप, तो यहाँ पर क्या होता है, लंबे समय के बाद एक विस्तृत भित्ति यानी एक बड़ी सी जो है दीवार का निर्माण कहाँ पर हो जाता है, समुद्र के अंदर वाले हिस्से में हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति का आशय समुद्री जो जीव है प्रवाल उसके द्वारा बनाई गई कोई दीवार है जिसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। और ये क्यों निर्मित होती हैं, तो मूंगा जीव के मरने से एक के ऊपर एक, जब वह एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं तो उससे एक कठोर दीवार, क्योंकि मैंने आपको बता दिया प्रवाल जो है किससे निर्मित है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना से जो है बने हुए होते हैं, तो इनके शरीर में जो चूने की मात्रा होती है वह ज्यादा होती है, तो इसलिए यह क्या कर लेते हैं, एक चूना प्रधान चट्टान का जो है वहां पर निर्माण कर देते। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रवाल भित्ति जो है इसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर आप इसकी एक ब्यूटीफुल इमेज देख पाएंगे। यह इमेज है ऑस्ट्रेलिया में स्थित सबसे बड़ी, संसार की सबसे विशाल जो प्रवाल भित्ति है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जब आप ईस्ट वाले उत्तर पूर्वी एरिया में आप देखेंगे तो वहां पर आपको इस ब्यूटीफुल इमेज जो है जो समुद्र में हमें मिलेगी। ठीक है, तो यह सबसे संसार की विश्व की प्रवाल जो है भित्ति है, तो इसकी आप इमेज देखकर समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये प्रवाल भित्ति का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्रवाल है, ठीक है, मूंगा जो जीव हैं इनके विकास हेतु कुछ अनुकूल भौगोलिक दशाएं पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रवाल जो जीव है वह हमारे अर्थ के सिर्फ 0 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के जो बीच वाला हिस्सा एरिया होता है उन्हीं जो है महासागर और समुद्र में पाए जाते हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं, कुछ भौगोलिक दशाएं बहुत ही आवश्यक होती है, तभी जो है उन स्थिति के अनुकूल होने पर ही जो है प्रवाल मूंगे जीव का जो है विकास हो पाता है। ठीक है, तो इनके लिए कुछ अनुकूल भौगोलिक दशाएं बहुत ही जरूरी होती हैं जिससे प्रवाल का विकास होता है। अब ये दशाएं क्या क्या हैं इनके बारे में हम अलग अलग यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक दशा आवश्यक होती है टेम्परेचर यानी कि ताप। अब जो टेम्परेचर होता है वह क्या है कि सूर्य जो है हमारे अर्थ पर टेम्परेचर का एकमात्र जो है विशाल स्रोत है। तो यहाँ पर जो सूर्य का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से हमारी अर्थ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो है टेम्परेचर पाया जाता है। यह तो बात हुई हमारी अर्थ की। अब जो टेम्परेचर है यह प्रवाल का विकास किस प्रकार से करता है, तो यहाँ पर समझेगा कि जो प्रवाल होता है वह मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है आपको, तो उष्ण कटिबंधीय सागर यानी कि 0 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाले हिस्से में। अब इनके जीवित रहने के लिए जो तापमान होता है यानी कि हाई टेम्परेचर चाहिए इनको, कितना टेम्परेचर, लगभग 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक स्थिति समझिएगा कि अगर किसी समुद्र में इतना तापमान है यानी कि 20 डिग्री से लगाकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही जो है तापमान उस समुद्र के जल का मिलता है, तो वहीं पर जो है प्रवाल जीवित रह सकते हैं। अगर वहां पर तापमान 20 डिग्री से जो है नीचे की ओर यानी कि 19, 18, 15 या 10 अगर माइनस होता है या फिर 21 से ऊपर की ओर जाता है यानी कि टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस इलाके में भी जो है प्रवाल जीवित नहीं रह सकते, उनकी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो एक कंडीशन तो यहाँ पर यह बनती है कि जिस किसी भी समुद्र में उसका टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा यानी कि ये अनुकूलतम जो तापमान है इनका ये कहाँ पर मिलेगा आपको, अर्थ के उष्णकटिबंधीय सागरों में ही मिलेगा। तो वहां पर क्या होंगे, प्रवाल का डेवलपमेंट यानी कि उनका विकास हो पाएगा, वह जीवित रह पाएंगे। फर्स्ट तो इनसे संबंधित अनुकूल दशा में यह है। दूसरा जो है यहाँ पर अनुकूल दशाओं की बात करें तो इसमें आता है सागरीय गहराई। सागरीय गहराई किस प्रकार से कि ये जो जीव हैं समुद्री जीव प्रवाल, यह क्या होते हैं कि 200 से लगाकर 250 फीट, ठीक है, जो समुद्र का तल से अगर हम गहराई को मापते हैं तो तल से 200 से 250 फीट जो गहराई होती है समुद्र की, उतना जो है अगर गहरा हिस्सा होता है, ठीक है, वहीं तक जो है आपको प्रवाल की जो है जीवित होने की कंडीशन मिलती है। अगर हम समुद्र पर अगर 250 फीट से ज्यादा जो है गहराई पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि
इससे अधिक गहराई पर सूर्य का जो प्रकाश है वह प्रविष्ट नहीं कर पाता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य होता है उसकी जो किरणें होती है वह समुद्र में लगभग 183 मीटर की जो गहराई होती है इसके बाद जो है नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पर लगभग 200 से 250 फीट की जो गहराई तक ही जो है यहाँ पर प्रवाल जो है अपना विकास कर पाते हैं। इसके बाद सूर्य का जो प्रकाश है उनको नहीं मिल पाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की भी जो है कमी हो जाती है और प्रकाश भी कम हो जाता है। तो इन दोनों के अभाव में प्रवाल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए ज्यादा गहराई पर भी जो है ये प्रवाल अपना विकास नहीं कर पाते हैं। इसके बाद थर्ड जो है यहाँ पर अनुकूल दशाओं में आता है लवणता। लवणता बहुत जरूरी होती है किसके लिए, प्रवाल के विकास के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लवणता वाला टॉपिक बता रखा है, इसमें अगर सागरीय लवणता 27 से 30% के बीच होती है, ठीक है, यानी कि समुद्र में नमक की मात्रा अगर समुद्र अगर ज्यादा खारा हो जाता है, ठीक है, लगभग 27 से अगर 30% तक की जो लवणता रहेगी किसी समुद्र की, तो वहां पर जो ये मूंगा जीव है वह क्या होते हैं, अपना विकास डेवलपमेंट कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जानते हैं कि ज्यादातर जो समुद्र होते हैं वह तो क्या होते हैं, खारे ही होते हैं, परंतु उनका भी जो है एक प्रतिशत होता है कि वह कितने खारे हैं। अगर समुद्र बहुत ज्यादा खारा हो जाएगा, जैसे कि अगर हमने बात की गोंड झील या फिर मृत सागर की, तो वहां पर उनकी जो लवणता है वह बहुत ही ज्यादा है, तो उन इलाकों में तो यह जीवित बच ही नहीं सकते। अगर बहुत ज्यादा कम लवणता होगी, यानी कि यहाँ पर हम बात करें कि उसकी अशुद्धि बहुत कम है, तो वहां पर भी उसको रहने की कुछ समस्या उसको आएगी। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करें लवणता की, तो इनके विकास के लिए 27 से 30% जो है लवणता आवश्यक मानी जाती है। इसके बाद चौथा जो है भौगोलिक दशाओं में आता है सागरीय तरंगे। सागरीय तरंगे यानी कि समुद्र में बहने वाली जो लहरें होती है, उनकी जो तरंगे होती हैं, वह यहाँ पर इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। अब क्यों रखती है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सागरीय धाराएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो है धाराएं होती है समुद्र में, गर्म धाराएं भी होती है, ठंडी धाराएं भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो धाराएं एवं तरंगे, ठीक है, समुद्र की लहरें, वह क्या करती, प्रवाल भित्तियों के लिए काफी लाभदायक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके द्वारा प्रवाल यानी कि जो मूंगा जीव है उनको भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पर कि जो प्रवाल होते हैं वह जीवित तभी रह पाएंगे जब वह किसी न किसी जो है वस्तु को या किसी प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हो। तो जो भोजन ग्रहण करते हैं प्रवाल, वह क्या करते हैं, भोजन को लाने के लिए सागरीय तरंगे काफी इंपोर्टेंट रखती है। तो प्रवाल को भोजन यानी कि उसको डेवलपमेंट के लिए, उसको जीवित रहने के लिए सागरीय तरंगे काफी इंपोर्टेंट रखती है। तो ये 4 दशाएं की बात की। अब और भी जो है यहाँ पर प्रमुख दशाओं की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें आता है अंतर सागरीय चबूतरे। अब ये अंतर सागरीय चबूतरे क्या होते हैं, जिस प्रकार से आप अपने घर के बाहर जो है चबूतरे देखते हैं जिस पर आप बैठ सकते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे समुद्र या महासागर में भी क्या होते हैं, आंतरिक चट्टाने पाई जाती है, जिन्हें हम कहेंगे अंत सागरीय चबूतरे। अब ये जो चबूतरे होते हैं वह काफी गहराई पर भी हो सकते हैं या फिर काफी ऊंचाई पर भी हो सकते हैं। तो ये चबूतरे क्या होते हैं कि इन चबूतरों पर ये जो प्रवाल होते हैं, समुद्री जीव प्रवाल क्या कर लेते हैं, इन चबूतरों पर या फिर हम कहें कि चट्टान पर अपना जो है घर बना लेते हैं। रहने लायक जो घर होता है यह वह अपना घर इन्हीं चट्टानों पर बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई एक मूंगा जीव बढ़ता है तो उसी के ऊपर वह अपना घर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जो चूना प्रधान चट्टानें होती हैं, जिसे हम कहेंगे अंत सागरीय चबूतरे, यह होंगी किसी समुद्र में, तभी वहां पर जो है क्या कर पाएंगे, प्रवाल रह पाएंगे, अपना घर बना पाएंगे, वहां पर खाना जो है अपना भोजन जो है कर पाएंगे। तो इस प्रकार से उनकी जो अनुकूल दशाओं में भी यह एक अपना रोल अदा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है अनुकूल दशाओं में आता है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो प्रवाल जो होते हैं यह जीव 25 डिग्री से लगाकर, यानी कि नॉर्थ वाले 25 डिग्री से, यानी कि कर्क रेखा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिर 25 डिग्री साउथ अक्षांश यानी कि मकर रेखा तक यह पाए जाते हैं। कहां तक पाए जाते हैं, यहाँ पर आप एक इमेज में देख पाएंगे इसमें कि जो 0 डिग्री से मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री, लगभग 25 डिग्री, और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा तक यहाँ पर इनका अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो इनका टेम्परेचर होता है समुद्रों का, जैसे कि मैंने आपको बताया 20 डिग्री से लगाकर 21 डिग्री सेल्सियस तक जो है इनका टेम्परेचर अनुकूलतम होता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर होता है अनुकूलतम, इनकी दशाएं होती है, वह इसी वाले रीजन में मिलती है। इसलिए अक्षांशीय विस्तार के आधार पर सिर्फ ये इसी उष्णकटिबंधीय एरिया वाले में ही जो है हमें प्रवालों का विकास देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है प्रवाल के जीवित रहने के लिए, इसमें आता है स्वच्छ जल।
स्वच्छ जल यानी कि प्योर वाटर, आप सभी जो है स्वच्छ जल का जो है यूज करते ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रवाल का विकास के लिए स्वच्छ जल होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्यों आवश्यक हो जाता है यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि जो अवसाद होते हैं, ठीक है, जो समुद्र में भी क्या होते हैं, समुद्र के अंदर गाद यानी कि हम कहें कि मिट्टी के कण, बालू के कण, इसके बाद बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, ये सभी जो है मौजूद होते हैं, ठीक है, तो जिन्हें हम अवसाद कहते हैं। तो जो समुद्री तरंगे होती हैं, लहरें होती हैं, वह क्या करती हैं, अवसादों को प्रवाहित करती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी समुद्र का जो जल है वह ज्यादा शुद्ध होगा तो वहां पर क्या होगा, अवसाद भी क्या होंगे, कम होंगे। अगर किसी समुद्र में अवसाद ज्यादा होंगे तो अवसादों के कारण क्या हो जाएगा, जो प्रवाल जीव है उनके मुंह क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके मुंह में वह जो छोटे छोटे मिट्टी के कण है वह क्या हो जाएंगे, वह अगर ग्रहण कर लेंगे तो उनके मुंह में जो है क्या हो जाएगा, उनका मुंह बंद हो जाएगा और वह क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए अगर जल स्वच्छ रहेगा, उसमें अवसाद की जो मात्रा है वह लगभग नगण्य रहेगी, तो वो जो जल होगा वह इनके लिए अनुकूल होगा। वहीं पर ये जो है प्रवाल जो जीव है वह सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो अवसाद के कारण उनका मुंह बंद हो जाता है, जिससे वह मर जाते। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपको प्रवाल की जो अनुकूलतम दशाएं हैं, जहां पर वह रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, यह आपको सभी समझ में आई होगी कंडीशन। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आगे, इस पर बात करते हैं कि प्रवाल भित्तियों से संबंधित बहुत सारे जो है सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। अब प्रवाल भित्ति मैंने आपको बताया कि क्या होती है, कि प्रवाल जो जीव है इनके द्वारा निर्मित एक दीवार होती है, ठीक है, जो क्या होती है, उनके मरने के फलस्वरूप बनती है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया है कि प्रवाल भित्तियों के विकास से संबंधित, यानी कि उनका उद्भव क्यों किस प्रकार से होता है, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इससे संबंधित कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। यहाँ पर हम जो ये सिद्धांत देखने वाले हैं, यह सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम यानी कि हम प्री के हिसाब से ही इंपोर्टेंट रखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसे ज्यादा डीप में इसको स्टडी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि अवतल का सिद्धांत, यह दिया था चार्ल्स डार्विन ने। यह कब दिया था, 1837 में। इसके बाद स्थिर स्थल सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, मरे साइंटिस्ट ने, ये दिया था 1880 में, ठीक है। इसके बाद हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिया था डेली साइंटिस्ट ने, ये दिया था 1915 में। इसके बाद नवीन अवतल सिद्धांत, यह भी किसने दिया, तो डेविस 1918 में, ठीक है। तो ये बहुत सारे सिद्धांत अलग अलग साइंटिस्टों ने यह दिया कि इसमें यह बताया गया है सभी सिद्धांतों में कि अलग अलग प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है अपने अपने हिसाब से, कि जो प्रवाल भित्तियां होती हैं इनका निर्माण किस प्रकार से होता है अलग अलग स्थितियों के आधार पर, जैसे कि प्रवाल जो जीव है वह मरता कब है, फिर उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें याद होना चाहिए कि ये सिद्धांत इन साइंटिस्ट ने प्रदत्त किए हैं। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर प्रवाल भित्ति के टाइप्स की। जो कोरल रिफ्स होती हैं, प्रवाल भित्ति होती हैं, यह भी अलग अलग प्रकार की निर्मित होती है। अलग अलग स्थिति के आधार पर यहाँ पर हम प्रवाल भित्ति को 2 टाइप्स में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं हम आकृति के आधार पर, यानी कि उस प्रवाल भित्ति यानी कि जो दीवार निर्मित है प्रवाल जीव के माध्यम से, उसका आकार किस प्रकार से है, उसके आधार पर हमने इसको एक टाइप्स में बांटा। दूसरा हमने इसको स्थिति के आधार पर बांटा। अब आकृति के आधार पर हम पहले बात करते हैं कि किस प्रकार से, तो हमने हमारी सुविधा के लिए आकृति के आधार पर भी इसको अलग अलग टाइप्स में बांटा। यहाँ पर हमने इसको 3 टाइप्स में बांट कर पढ़ते हैं। आकृति के आधार पर फर्स्ट है तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा अवरोधक प्रवाल भित्ति, और तीसरा आता है प्रवलयाकार प्रवाल या एटोल, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इन्हीं तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये प्रवाल भित्ति किस प्रकार से बनती है, कहाँ कहाँ जो है यह पाई जाती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आकृति के आधार पर बात करते हैं तो इसमें तटीय प्रवाल भित्ति। अब ये तटीय प्रवाल भित्ति क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ये जो भित्ति होती है यह महाद्वीपी, ठीक है, यानी कि कॉन्टिनेंटल कोई स्थल भाग या द्वीपी, ठीक है, कोई अगर कोई द्वीप है जो समुद्र में स्थित है तो उसके किनारे पर जो है यह हमें मिलेगी। तटीय नाम से यहाँ पर समझेंगे, तटीय यानी कि किसी स्थल भाग के तट पर स्थित कोई भित्ति है उसे हम कहेंगे तटीय प्रवाल भित्ति। तो ये तटीय प्रवाल भित्ति है, यह हमें कहाँ पर मिलती है, किसी महाद्वीप के किनारे पर या किसी द्वीप यानी कि आइलैंड के किनारे पर हमें मिलेगी। इसके बाद इसकी जो विशेषता होती है यह क्या होती है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, तो इसका जो भित्ति का निर्माण तो एक ही कारण है कि वह मूंगा जो जीव है वह मरते जाते हैं एक के ऊपर एक, और वह एक
बड़ी जो है दीवार के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो टाइप से यहाँ पर समझेगा कि तटीय प्रवाल भित्ति हम किसे कहते हैं। सागरीय जो ढाल होता है इसका क्या होगा, खड़ा होगा। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं चित्र बना देता हूं, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये कोई सागर है, इसके बाद यहाँ पर अगर कोई स्थल भाग है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस भित्ति का निर्माण हुआ, ठीक है, हमने मान लिया कि ये एक भित्ति है, तो यहाँ पर आप समझेगा कि यहाँ पर एक कंडीशन यह आती है कि जो सागरीय ढाल है, यानी कि समुद्र के इस वाले एरिया में ये जो सागरीय ढाल होगा यह क्या होगा, बिल्कुल खड़ा होगा, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रूप में होना चाहिए। इसके बाद इसका जो ढाल खड़ा और तीव्र, ठीक है, क्योंकि खड़ा होगा तीव्र भी हो गई क्योंकि इसका जो ढलान है वो काफी तेज होगा। इसके बाद जो स्थलवर्ती यानी स्थल की साइड वाला जो ढाल होगा यह क्या होगा, मंद होगा। यानी कि आप इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर जो ढलान होगा वह धीरे धीरे जो है आप इस पर लुढ़क पाए, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है दोनों साइड का ढाल इस प्रकार का कोई होगा स्थल भाग और समुद्र की तरफ से, तो यहाँ पर इस प्रकार की भित्ति का जो है निर्माण होता है, ठीक है। तो एक तो चीज यह भित्ति हमें महाद्वीप और आइलैंड के समीप मिलती है। दूसरा कि जो समुद्र की तरफ का जो ढाल होगा वह खड़ा होगा, स्ट्रेट एकदम खंबे की तरह तथा तीव्र होगा। इसके बाद जो स्थल वाला ढाल होगा वह बिल्कुल मंद जैसा होगा, ठीक है, आराम आराम से उस पर हम लुढ़क पाएंगे। इसके बाद इसकी जो ऊपरी सतह है, ठीक है, जो भित्ति होगी इसकी ऊपरी सतह क्या होगी, असमान होगी और ऊबड़ खाबड़ होगी। ऊबड़ खाबड़ का आशय जिस प्रकार से आपने सड़क को देखा है ऊबड़ खाबड़, उसी प्रकार से इस जो भित्ति का निर्माण होता है, इसकी जो भित्ति होती है उसका जो ऊपरी वाला सरफेस है, ठीक है, वह क्या होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा। ये जो प्रवाल भित्ति होती है यह कहाँ मिलेगी आपको, संकरी और कम चौड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो प्रवाल भित्ति है इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी ब्यूटीफुल इमेज जो है देख पाएंगे कि यह जो तटीय प्रवाल भित्ति है यह कुछ इस प्रकार से हमें दिखती है। इसके बाद यहाँ पर आप इसके उदाहरण देख पाएंगे, बहुत सारे उदाहरण जो है हमारे अर्थ पर तटीय प्रवाल भित्ति के उदाहरण हमें मिलते हैं। जैसे कि जो मकाऊ द्वीप है, मकाऊ द्वीप कहाँ पर मिलेगा, तो चाइना का ये एक एरिया है, ठीक है। तो मकाऊ जो आइलैंड है उसके समीप जो है आपको मिलेगी तटीय प्रवाल भित्ति। इसके बाद फ्लोरिडा यानी कि यूएसए में, इसके बाद अंडमान यानी कि भारत का जो अंडमान आइलैंड है उस पर आपको तटीय प्रवाल भित्ति मिलेगी। उसके बाद मन्नार की खाड़ी जो भारत के दक्षिण वाले इलाके में है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है वहां पर। इसके बाद मलेशिया, ठीक है, मलेशिया जो कंट्री है वहां उसके जो द्वीप है उसके द्वीपों पर आपका जो है इस प्रकार की तटीय प्रवाल भित्ति मिलेगी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल से जो तटीय प्रवाल भित्ति के हमें मिलते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करेंगे सेकंड प्रकार की भित्ति, इसका नाम है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक को इंग्लिश में बोला जाता है बैरियर या बैरिगेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके नाम से समझिएगा बैरियर, ठीक है। तो बैरियर किस काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी चीज को रोकने के लिए बैरिगेट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इसको नाम से समझिएगा कि यह जो भित्ति होगी यह क्या करेगी, किसी चीज को रोकेगी, यानी कि उसका विरोध करेगी, उसको रोकेगी, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं कि अवरोधक जो प्रवाल है इसका निर्माण या किस प्रकार से यह बनता है, कहाँ पर इसका निर्माण होता है। ये जो प्रवाल भित्ति होती है यह सागरीय तट से कहाँ पर, कुछ दूर पर, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ी वह कहाँ पर मिलती है, तट के समीप मिलती है, उसे हम तटीय भित्ति कहते हैं। परंतु ये जो भित्ति मिलेगी यह कहाँ पर मिलेगी आपको, समुद्र वाले एरिया में, समुद्र तट से काफी दूर, किंतु समानांतर होती है समुद्र तट के, बृहदाकार, ठीक है, बृहदाकार यानी कि बहुत ही बड़ी जो है विशाल पैमाने पर मिलती है। तो यह जो बृहदाकार जो प्रवाल भित्ति का निर्माण इसके समीप होता है। और यह जो भित्ति होती है सभी प्रवाल भित्तियों में क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। हम तीन प्रकार की जो प्रवाल भित्ति पढ़ेंगे, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और यहाँ पर एटोल, ठीक है, वलयाकार जो भित्ति। इन तीनों में जो अलग अलग भित्तियां हैं उन सभी में हमारे जो जितनी भी भित्तियां होती हैं विश्व में, सभी प्रवाल भित्तियों में यह सबसे बड़ी होती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। इन भित्तियों का जो आधार होता है, ठीक है, वह क्या होता है, अधिक गहराई पर मिलता है, यानी कि समुद्र की काफी गहराई पर मिलता है। परंतु यहाँ पर याद रखिएगा 200 से 250 फीट से ज्यादा गहराई पर यह प्रवाल जो है हमें नहीं मिलते हैं। इनके बीच जो है विस्तृत, ठीक है, लेगून झील पाई जाती है। अब लेगून झील जो है मैंने आपको बताया था कि समुद्री वाले एरिया में जब कभी जो है संयोजक रोधिका की वजह से अगर कोई झील का निर्माण होता है जिसे हम लेगून झील कहते हैं, तो यहाँ पर जो अवरोधक प्रवाल होते हैं, यानी कोई एक बड़ी सी जो है विशाल दीवार का निर्माण इससे हो जाता है, ठीक है, जो क्या करती है, पानी को आने जाने से रोकती है, इस प्रकार की कोई भित्ति। तो
इनके बीच में क्या होती है, विस्तृत लेगून यानी बड़ी बड़ी जो है लेगून वाली झीलें हमें मिलती हैं अवरोधक प्रवाल भित्तियों में। इसके बाद जो इनका ढाल होता है यह कहां पर मिलता है, तो इसका जो ढाल होता है लगभग 25 डिग्री से 45 डिग्री तक जो है होता है, यानी कि इनका जो एंगल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद इसका जो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक यानी कि बैरियर जो है हम क्या है, तो प्रवाल जो भित्ति है वह कौन सी है, तो इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहां पर मिलेगी, तो आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश यानी कि अक्षांश के आधार पर 1200 मील की लंबाई, यानी कि इतनी जो है बड़ी जो है, आप इस मील के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1200 मील जो है कितना होता है। तो 1200 मील के आधार पर जो है यह विश्व की जो है सबसे बड़ी जो है प्रवाल भित्ति है। यह जो है तट से 80 मील से लगाकर जो है 7 यहाँ पर हो सकता है ज्यादा हो, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये 7 मील की दूरी पर विस्तृत है। ठीक है, तो यहाँ पर इस भित्ति को मैं चाहूंगा कि आप जो है मैप में जो है थोड़ा सा जान लीजिएगा कि यह जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह कहां पर मिलेगी, तो हमें मिलेगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जब आप ईस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम वाले एरिया में आप दिखेंगे तो यहाँ पर आप दिखेंगे रेड वाला एरिया, यहाँ पर मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, इस प्रकार से पूरी फैली हुई है। अब इसी को आप यहाँ पर इस बड़े वाले मैप में आप समझ पाएंगे, यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ। तो यह जो है कितनी फैली हुई है, लगभग 1200 मील का जो है एरिया यह कवर करती है इस पूरे रीजन में। ठीक है, यह पूरे रीजन में इस प्रकार से फैली हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का इतना जो भाग है वह किससे बना हुआ है, तो प्रवाल जो है भित्ति के निर्माण के फलस्वरूप यहाँ पर इतना बड़ा भाग निर्मित है। तो यह जो है क्या करती है, पूरा जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ये समुद्री जो है एरिया को कवर करती है और यहाँ पर पानी को जो है यहाँ पर रोकती है। ठीक है, बैरिकेड्स की तरह यह यूज होती है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और तीसरा जो प्रकार है भित्ति का वह है वलयाकार या एटोल। ठीक है, यह याद रखिएगा कि जो वलयाकार भित्ति है यानी वलय के आकार की, ठीक है, वलय किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है वलय। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वलयाकार अगर कोई भित्ति है उसे कहते हैं हम वलयाकार भित्ति, और इसको ही एक और नाम दिया जाता है एटोल। ठीक है, एटोल भित्ति भी इसे कहा जाता है। अब यह जो भित्ति होती है यह क्या होती है, घोड़े की नाल की तरह जो है या मुद्रिका की आकार वाली प्रवाल भित्तियों को ही क्या कहा जाता है, एटोल कहा जाता है। अब घोड़े की नाल किस प्रकार से होती है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह जो है एक वलय के आकार की जो घोड़े की नाल होती है, ठीक है, जो घोड़े पर बांधी जाती है, तो यह इस प्रकार की जो वलय के आकार की, जिसे हम मुद्रिका भी कहते हैं, घोड़े की नाल, इस प्रकार की जो आकार की यह भित्ति का जो है निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटोल भी कहते हैं। अब एटोल का कोई न कोई जो है भाग क्या होता है, अवश्य खुला रहता है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे यह क्या है, पूरी तरीके से तो क्या है, यहाँ पर बंद नहीं है, इसका जो एक भाग ये क्या है, वह खुला है। तो इस प्रकार से इसका जो एक भाग क्या होता है, अवश्य खुला रहता है एटोल भित्ति में। सामान्यतः इनके बीच में क्या होते हैं, लेगून। ठीक है, लेगून का आशय लेगून झील से है। यहाँ पर भी जो है हमें लेगून झील का निर्माण या लेगून मिलती है, जिसकी गहराई क्या होती है, 40 से लगाकर 80 फैदम। ठीक है, तो ये जो है फैदम क्या होती है, समुद्र की गहराई मापने वाली एक इकाई होती है। तो ये काफी गहराई की बात कर रहे हैं हम, 40 से लगाकर 80 फैदम। तो यहाँ पर आप इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज देख पाएंगे कि जो वलयाकार एटोल होते हैं ये कुछ इस प्रकार से जो है दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका एक जो है हिस्सा खुला हुआ है और चारों तरफ से जो है एक वलय के जो है रिंग के आकार की यह होती है, और यहाँ पर ठीक है बीच में जो है हमें क्या मिलती है, लेगून, यानी बीच में एक हमें झील का निर्माण या झील जो है मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एक एटोल भित्ति होती है। इसके बाद यहाँ पर हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। बहुत सारे जो है एग्जाम्पल हमें एटोल जो है भित्ति इसके हमें मिलते हैं। इसमें आता है एंटिलीज सागर। एंटिलीज जो सागर है यह आपको यूरोप में मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे लाल सागर जो अरब कंट्रीज में, इसके बाद इंडोनेशिया में जो इंडोनेशिया का सागर है, इसके बाद चीन व ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो सागर है और चीन का जो दक्षिण चीन सागर है, वहां पर आपको उस प्रकार की जो है भित्ति, ठीक है, एटोल के बहुत सारे जो है उदाहरण आपको वहां पर मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसी एटोल जो भित्ति है इसका बहुत ही जो है प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध उदाहरण की। यह उदाहरण है एलिस द्वीप। ठीक है, एलिस द्वीप का जो है फुराफूटी एटोल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बात करते हैं हम एलिस जो द्वीप है यह कहाँ पर मिलेगा, तो अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क।
न्यूयॉर्क के जब आप यहाँ पर, ठीक है, इस वाले एरिया में, दक्षिण पश्चिम एरिया में जब देखेंगे तो इस रीजन में आपको मिलेगा एलिस द्वीप, ठीक है। तो इसी एलिस द्वीप पर एक हिस्सा है जहां हम कहते हैं इसको फुराफूटी, ठीक है। तो जो फुराफूटी जो है इस प्रकार से जो है गोल, ठीक है, वलयाकार जो रिंग में एक भित्ति का जो निर्माण यहाँ पर हुआ है, जिसका नाम क्या है, तो फुराफूटी एटोल। यह काफी जो है प्रसिद्ध है, इसलिए इसका एग्जाम्पल याद रखिए। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने सेकेंड प्रकार से भित्ति को बांटा है स्थिति के आधार पर। अब स्थिति के आधार से आशय क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो स्थिति के आधार पर हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्ति, दूसरा आता है सीमांत पेटी। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे उष्णकटिबंधीय वाला जो रीजन होता है हमारे अर्थ का, उस वाले जो है स्थिति के आधार पर की, यानी कि कौन सी प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है, उसी के आधार पर हमने इसको 2 टाइप्स में बांट दिया। अब फर्स्ट हम बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय जो प्रवाल भित्ति है यह हमें कहाँ पर मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय जो प्रवाल भित्ति है ये 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री जो है साउथ, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा हम कहते हैं, तो उसके ऊपर और लगभग इसी प्रकार से मकर रेखा, दोनों अक्षांशों के बीच में क्या होती है, समुद्री भागों में यह पाई जाती है। यानी कि हम कहेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी भी जो है भित्तियां होती हैं उसको हम उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्ति कह सकते हैं। तो ये रीजन आप यहाँ पर देख पाएंगे फिर से वापस मैप में 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री जो है साउथ, इन दोनों के जो है बीच वाला रीजन, ठीक है, ये अनुकूलतम जो है दशाओं वाला स्थान होता है। तो यहाँ पर जो भित्तियां पाई जाती है उसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्ति। और एक और कंडीशन यहाँ पर यह आती है कि इनकी जो उपस्थिति होती है वह कहाँ पर मिलती है, प्राय महाद्वीपों के पूर्वी तट पर। अगर कोई कॉन्टिनेंटल से, चाहे वह अफ्रीका की बात करें या फिर अमेरिका, एशिया, यूरोप, सभी जो महाद्वीपों की अगर बात करें तो लगभग यह कंडीशन होती है कि यह कहाँ पर मिलती है हमें, महाद्वीपों के पूर्वी यानी ईस्ट वाले स्थलखंड के पास में, ठीक है, वहां पर यह भित्ति पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें सेकंड जो प्रकार है सीमांत पेटी वाली भित्ति। अब यह जो है भित्ति हमें कहाँ मिलेगी, तो यह मिलेगी हमें 25 डिग्री से 30 डिग्री जो है उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच कुछ प्रवाल भित्तियां भी पाई जाती है। अब मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो अनुकूलतम जो दशाएं हैं प्रवाल के विकास के लिए वह हमें कहाँ मिलता है, उष्णकटिबंधीय रीजन, इस वाले रीजन में। परंतु इसके बाद भी क्या होता है कि कुछ स्थितियां यहाँ पर हमें नॉर्थ और साउथ वाली, इसके यानी कि हम बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद वाले हिस्सों में भी हमें वहां पर कुछ प्रवालों की जो है उपस्थिति मिलती है। तो वहां पर क्या होता है कि प्रवाल जब मर जाते हैं, क्योंकि वातावरण जो है काफी चेंजेस हो जाता है इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बाद, तो वातावरण के चेंजेस की वजह से यहाँ पर जो प्रवाल पाए जाते हैं जो कभी जीवित थे वह क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वहां पर फिर भित्तियों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आप जानेंगे यहाँ से नॉर्थ और साउथ वाले रीजन में दोनों में ही अगर कोई भित्ति पाई जाती है तो वह आती है हमें सीमांत पेटी के अंतर्गत। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण यहाँ पर दिए हुए कि बहामास जो द्वीप है, ठीक है, यह मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर में। उसके बाद बरमुंडा जो द्वीप है, यानी कि हम कहें कि अटलांटिक महासागर में ही यह द्वीप मिलेगा आपको। फिर उत्तर पश्चिमी हवाई जो है द्वीप, हवाई द्वीप जो है आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। तो ये जो द्वीप है यह सभी जो है कुछ इन्हीं प्रकार के जो है क्षेत्रों में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पाई जाने वाली भित्तियां हैं यहाँ पर आपको मिलेगी सीमांत पेटी के अंतर्गत, ठीक है, ऐसी प्रवाल भित्तियां हमें मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का क्लास का, ये आता है प्रवाल विरंजन। अब प्रवाल या कोरल क्या होते हैं, प्रवाल भित्ति किस प्रकार से बनती है, यह मैंने आपको बता दी बात। अब प्रवाल विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग, ठीक है, अब ये क्या चीज है इसको हम समझते हैं यहाँ पर पहले अच्छे से। देखिए जो प्रवाल जीव है, प्रवाल क्या जीव है, एक समुद्री जीव है, यानी वह एक सिलेंट्रेटा जो संघ है जंतु जगत का संघ समूह उसके तहत आता है। तो यह भी एक समुद्री जीव है। यह जो जीव है यह क्या है, जुजुंथले नामक, ठीक है, एक सूक्ष्म यानी कि माइक्रो शैवाल से सहजीवी संबंध होता है इसका। अब ये लाइन क्या कहना चाहती है पहले यहाँ पर समझिएगा। प्रवाल तो क्या है, एक समुद्री जीव है। अब आपको पता होगा कि हमारा जो समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, यह क्या होते हैं, काफी जो है विविधतापूर्ण होते हैं। इसमें जो है सबसे ज्यादा समुद्री जीवों की जो है प्रजातियां हमें मिलती हैं और काफी जो है विविधता हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है समुद्री जीव पाए जाते हैं। उसी में से एक समुद्री जीव तो प्रवाल हो गया, दूसरा जो है समुद्री जीव आता है इसमें शैवाल।
शैवाल जो है आपने काई जो है नाम सुना होगा, जो हरे कलर की जो है हमें दिखाई देती है। जब कभी भी किसी एक ही स्थान पर काफी समय से जो है पानी भरा होता है तो वहां पर काई जम जाती है। तो काई जो है बिल्कुल हरे कलर के जो है होते हैं। तो यहाँ पर जो समुद्र में सूक्ष्म, ठीक है, माइक्रो जो शैवाल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक दोस्त की तरह जो है रहते हैं समुद्र में। अब यहाँ पर सहजीवी संबंध का सिर्फ इतना सा आशय है कि यह दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अगर शैवाल जो होते हैं अगर वह नहीं रहेंगे तो प्रवाल भी जो जीव होंगे वह मर जाएंगे, ठीक है। तो प्रवाल जो जीव होते हैं वह क्या होते हैं, शैवाल पर कुछ हद तक डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर शैवाल जो होते हैं वह प्रवाल जो जीव होता है उस पर कम जो है डिपेंडेंसी रखते हैं। परंतु यहाँ पर दोनों ही जो जीव होते हैं वह क्या होते हैं, सहजीवी संबंध रखते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भरता को महसूस करते हैं। तो जो जुजंतले नामक सूक्ष्म शैवाल होते हैं, इसका एक नाम है, इससे क्या रखते हैं, यह कनेक्टेड होते हैं। अब ये किस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर समझिएगा इस लाइन में, कि ये जो शैवाल होते हैं यानी कि काई, यह क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आशय यह क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। और ये जब भोजन बना लेते हैं शैवाल, तो इनसे प्राप्त जो पोषक पदार्थ हैं वह प्रवालों के विकास में भी मदद करते हैं। अब प्रवाल क्या होते हैं, वह अपना जो भोजन है वह स्वयं नहीं बनाते। शैवाल द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उन्हीं भोजन का जो है सेवन भी जो है प्रवाल के द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो शैवाल होते हैं वह जो भोजन का निर्माण करते हैं, पोषक पदार्थ जो उनसे ग्रहण होते हैं, उसी शैवाल को यहाँ पर प्रवाल जो है क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं। और यहाँ पर जो प्रवाल होते हैं वह अपना डेवलपमेंट यानी कि अपने को जीवित रख पाते हैं। अब ये दोनों जो है कंडीशन क्या होती है समुद्र में, इनकी कंडीशन होती है। अब इसी कंडीशन में क्या होते हैं, व्यवधान आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा दोनों जीव क्या है, थोड़े कुछ हद तक ज्यादातर जो प्रवाल है वह शैवाल पर जो है डिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पर समुद्र में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि जब उस समुद्र का तापमान में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, समुद्र में अल नीनो की घटना हो जाए। अल नीनो का आशय यह है कि जलवायु जो है वह समुद्र की परिवर्तित हो जाए। अगर कोई समुद्र गर्म है तो वह ठंडा हो जाए, ठंडा समुद्र है तो वह गर्म हो जाए। तो इस प्रकार से अल नीनो जो है वह एक पूरी घटना है, भौगोलिक घटना। इस अल नीनो घटना से अगर समुद्र के वातावरण में अगर चेंजेस आ जाते हैं, तथा समुद्र में अगर अवसाद व गाद, यानी कि आपको मैंने बताया जो स्वच्छ जल है, अगर वहां पर वहीं पर जो है प्रवाल क्या होते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो अगर समुद्र में अवसाद या गाद जमा हो जाए, इसके अलावा समुद्र में प्रदूषण हो जाए, प्रवालों में अगर कोई संक्रामक जो है रोग हो जाए, ठीक है, तो अब प्रवाल में अगर कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है तो वहां पर वह क्या हो जाता है कि जुजंतले जो शैवाल होते हैं उस पर भी क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है। तो इन सभी जो है घटनाओं की वजह से क्या हो सकती है, जो जुजंतले जो शैवाल होते हैं वह क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी कि वह समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शैवाल तो क्या हो गए, इन सभी घटनाओं की कंडीशंस की वजह से जो यह शैवाल था यह क्या हो गया, मर गया। तो अब जब शैवाल ही जो मर गया, जिस पर कौन था डिपेंडेंट, प्रवाल था, क्योंकि वह उसके भोजन के लिए कार्य कर रहा था। तो यहाँ पर यह जो प्रवाल होगा वह भी क्या हो जाएगा, फिर वह भी मर जाएगा। तो या उनमें एक कंडीशन से कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए किसी कारण से बाधित, ठीक है। तो या तो शैवाल जो है वह भोजन ही निर्मित न कर पाए तो फिर प्रवाल को क्या भोजन मिलेगा। इसके अलावा अगर शैवाल ही मर जाए तो फिर प्रवाल का भोजन जो है किस प्रकार से बनेगा और वह खाएगा क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी कंडीशंस में जो शैवाल के ऊपर प्रवाल डिपेंडेंट है, और शैवाल के मरते से ही या फिर उसके किसी कारणवश जो है प्रवाल भी क्या हो जाता है, वह भी शैवाल का रंग यहाँ पर वह भी जो है क्या हो जाता है, मर जाता है। तो जब इस प्रकार से शैवाल का रंग जो है क्या हो जाता है, श्वेत हो जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शैवाल जो होते हैं वह हरे कलर के होते हैं और प्रवाल जो है वह भी कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो उसी पर जो है प्रवाल क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उसी पर जो है जीवित रहते हैं। तो शैवाल का जब रंग श्वेत होता है तो यहाँ पर जो प्रवाल होते हैं वह भी मर जाते हैं और वह भी जो है क्या हो जाते हैं, चूना जो है प्रधान चट्टानों के रूप में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही प्रकार से एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज आप यहाँ पर देख पाएंगे कोरल ब्लीचिंग की। यह सभी जो है प्रवाल किसी समय जो है जिंदा थे, ठीक है, तो इनका कलर कुछ और था, परंतु जब इसमें
जो शैवाल का रंग वह भी क्या हो गया, श्वेत हो गया, प्रवाल जो जीव है वह भी मर गए। तो यहाँ पर इनका जो कलर है वह क्या होता है, व्हाइट हो जाता है। तो यहाँ पर इनका रंग का उड़ जाना यानी कि विरंजन, ठीक है। तो प्रवाल का रंग उड़ जाना, उनका मृत प्राय हो जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो ये वीडियो है यह समाप्त होता है। आज के लिए आपके लिए 2 प्रश्न रहेंगे, यहाँ पर आप इस पर आंसर राइटिंग करेंगे कि प्रवाल और प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं, इसको आप लिखेंगे 50 वर्ड लिमिट में। इसके बाद सेकंड प्रश्न रहेगा प्रवाल भित्ति क्या होती है तथा इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए, इसको लिखेंगे आप 150 वर्ड लिमिट। ये क्वेश्चन आप लिखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो है यह दी एंड होता है और आप सभी से जो है अलविदा यहाँ पर लेता हूँ। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी साइट phcdat.com पर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी का धन्यवाद।